हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार मौर्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसों के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूं, इससे पहले हम उनमें स्ट्रक्चर के बारे में जान लें कि कौन से सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर लगाते हैं। और उसमें कुछ वर्ड हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो उसकी हम डिफिनेशन भी आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सेंटेंस के माध्यम से स्ट्रक्चर जानेंगे, बारी बारी से सेंटेंस लिखते जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर लिखते जाएंगे और उसमें जो भी आएगा उसका डिफिनेशन भी बताते चलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी बोलते हैं। साधारण वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। आइए समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। STRUCTURE, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, संरचना या रूपरेखा। रूपरेखा, इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा स्टार्ट होता है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है भैया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, है ना, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद लिखा जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, प्लस उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप लास्ट में, ठीक है। यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखो, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके जगह लोग अदर वर्ड भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया? अदर वर्ड का भी यूज करते हैं। अदर वर्ड का मतलब भी होता है इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं बारी बारी से कि ये सब्जेक्ट अगर इसमें आया है तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सीखेंगे। पहले क्या है? सब्जेक्ट। दोस्तों, हमारी टॉपिक है पहले सब्जेक्ट। तो आइए समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। आइए समझते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कैसे होता है। तो लिखेंगे वाक्य का, वाक्य का वह भाग, ठीक है, वह भाग जिसके बारे में, जिसके बारे में जो कुछ, जो कुछ कहा जाता है, कहा जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, आइए एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स में लिखेंगे हम, मान लीजिए मोहन
मोहन दिल्ली जाता है। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मोहन गोज टू दिल्ली। मोहन गोज टू दिल्ली। ठीक है, अब समझते हैं इसमें कि सब्जेक्ट क्या है। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमने बताया अभी कि कर्ता वही होगा सब्जेक्ट, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कि किसके बारे में कहा जा रहा है। मोहन दिल्ली जाता है, किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है। कौन जाता है दिल्ली, मोहन, तो मोहन के बारे में बताएगा, इसलिए इसमें मोहन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आया समझ में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए अब समझते हैं कि वर्ब क्या होती हैं। दोस्तों हमारी टॉपिक है अब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब क्या होती हैं, क्योंकि वर्ब के ही ये दो पार्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आइए समझते हैं कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो लिखेंगे वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया। आइए समझते हैं कि अब क्रिया किसे कहते हैं। तो वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के किए गए कार्य का करना या होना पाया जाता है वर्ब्स कहलाती हैं। वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या हमको समझ में आया। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के किए गए कार्य का करना या होना पाया जाता है वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें इजारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएंगे और मेन वर्ब भी आ जाएंगे। ठीक है, गो, रीड, इक्सी, जितने भी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ये दोनों ही वर्ब कैटेगरी में आ जाएंगी। अब वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आइए समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। दोस्तों हमारी अगली टॉपिक है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो आइए समझते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। सबसे पहले मेन वर्ब समझ लेते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। आइए दोस्तों समझ लेते हैं अब कि मुख्य क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो वे शब्द या वे वर्ब्स लिखते हैं, ज्यादा बेहतर पड़ेगा। वे वर्ब्स जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं। मेन वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिखना आई गो टू स्कूल,
दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं वी आर रीडिंग और स्टोरी ठीक है। तो इसमें आप समझते हैं कि इसमें मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं? वे वर्ब जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं। ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। अब इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? स्कूल जाना है। क्या है? स्कूल जाना। कार्य क्या हो रहा है? जाने की क्रिया हो रही है ना, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। और इस सेंटेंस में समझ लेते हैं कि मेन वर्ब क्या है। तो इस सेंटेंस में है कि वी आर रीडिंग आवर स्टोरी, कि हम सब जो है अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? रीडिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि अभी परिभाषा लिखाया गया है कि वे वर्ब जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य को दर्शाती हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी का कार्य क्या है? पढ़ना। भैया वो पढ़ रही है, सॉरी हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? सहायक क्रिया। अब जानेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। तो लिखेंगे परिभाषा इसकी, वे वर्ब्स जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, प्रिंसिपल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर है ना, वे वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करती हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, पहली एग्जाम्पल हमने लिखा आई वाज टीचिंग यू अ स्टोरी। आई वॉज टीचिंग यू अ स्टोरी। ठीक है, तो समझते हैं इसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आप लोग को साफ दिख गया होगा क्या है? वाज है। ठीक है, आप लोग के अनुसार क्या है? वाज है। अभी एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं, ठीक है, समझेंगे उसको। हमने लिखा ही इज राम। अब हम बोलेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सब लोग बोलेंगे इज है। यही तो हमको समझना है कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वही कहलाएगा वे वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करती है। प्रिंसिपल वर्ब के साथ आना चाहिए। इज, आर, एम, वाज, वेयर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे तभी हेल्पिंग वर्ब होंगे जब वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ होंगे। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। यानी मुख्य क्रिया के साथ जब आएगा इज, आर, एम, वाज, वेयर, तभी ये हेल्पिंग वर्ब होगा। नहीं तो अगर मुख्य क्रिया नहीं है तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर ऐसा सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि ही इज राम, ये केवल इज का यूज हुआ है, इसमें प्रिंसिपल वर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये खुद ही मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर सहायक क्रिया खुद ही मुख्य क्रिया के रूप में काम करती हैं। यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब।
यहाँ पे जो हमारी सहायक क्रिया है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला, जब प्रिंसिपल वर्ब के साथ है ना प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं, यानी कोई क्रिया है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को अर्थपूर्ण बनाएगा। अब वाक्य को अर्थपूर्ण कैसे बना रहा है, तो इसका सेंस क्या है, सेंटेंस का अर्थ क्या है, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, यू मतलब तुम्हें, और स्टोरी मतलब एक कहानी, यानी मैं तुम्हें एक कहानी पढ़ा रहा था। वाज का मतलब क्या होता है, था होता है, था या थी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वाज को हटा देंगे तो ये क्या है, हमारा वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बनेगा, इसलिए वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करने वाली वर्ब्स क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगली टॉपिक समझते हैं कि ऑब्जेक्ट। दोस्तों आइए समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। अब कर्म किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। तो कर्ता द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य कर्म कहलाता है। कर्ता द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य कर्म कहलाता है। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। समझते हैं, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखना है तो हमने मान लो लिख लिया यू विल रीड अ स्टोरी। यू विल रीड अ स्टोरी, तुम, रीड मतलब पढ़ना, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है, तो तुम पढ़ोगे, और स्टोरी मतलब एक कहानी, यानी तुम एक कहानी पढ़ोगे। तो हमने अभी लिखा कि कर्ता द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक काम, तो कर्ता क्या काम कर रहा है भैया, कहानी पढ़ोगे, यानी कहानी पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। ही गिव्स मी अ पेन, ही गिव्स मी अ पेन, ठीक है। ही मने वह, गिव्स मने देना, गिव मतलब देना होता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो देता है, यानी वह देता है, मी मतलब मुझे, और पेन मतलब एक कलम, यानी वह मुझे एक कलम देता है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो कर्ता द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक काम, तो ये कौन कौन सा काम कर रहा है, कर्ता, ठीक है। कर्ता क्या काम कर रहा है कि मुझे एक कलम देता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसमें समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो जब हम मेन वर्ब के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तब उत्तर आएगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही गिव्स मी अ पेन, वह मुझे एक कलम देता है, क्या देता है, एक कलम, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लगाकर जब प्रश्न करेंगे, जब उत्तर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसे देता है, वह एक कलम किसे देता है, मुझे, तो ये मी हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अपनी अगली टॉपिक सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक, अब पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक एक शब्द होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने वाला शब्द पूरक शब्द होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे समझते हैं अब एग्जांपल्स के माध्यम से,
ठीक है, कि हमने जैसे लिखा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अगर हम केवल इतना लिखे आई गो, तो मैं जाता हूं, कहां जाता हूं ये क्लियर नहीं हुआ है, वाक्य अर्थपूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही लग जाता है इसमें टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, तब यहां पे जो है हमारा ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, COMPLEMENT। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यानी हमारा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यही हमारा एक स्ट्रक्चर है। वर्ब में हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो बात समझना था हमको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की, तो दोनों का बात वही है, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है, बस इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक शब्द होते हैं जो हमारे सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं, वाक्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, हमारी स्ट्रक्चर्स की जितनी भी टॉपिक थी हमने कंप्लीट करा दी है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन से सेंटेंस के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि स्ट्रक्चर कौन से सेंटेंस के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना होता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है निगेटिव सेंटेंस। ये जितने भी हम टेंस पढ़ाएंगे सब में इन स्ट्रक्चर का उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस, और ये स्ट्रक्चर जितने भी हम बता रहे हैं ये सभी टेंसों में काम देंगे। ठीक है, केवल बस जिस टेंस में हम रहेंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सब में सेम होता है। हेल्पिंग वर्ब के जगह जिस टेंस में जौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सेम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, बस हम हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देते हैं तो वो हो जाता है हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आइए समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब यहां पे लगा देंगे नॉट, ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, और निगेटिव सेंटेंस में भी क्या आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा सेंटेंस आता है, एक बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनता है भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव, SENTENCE सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक जो होता है एस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब एक हमारी इंग्लिश की सेंटेंस सहायक क्रिया से स्टार्ट होती है और दूसरी हमारी जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है। तो आइए समझते हैं पहली स्ट्रक्चर इसमें। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर पहला। ठीक है दोस्तों,
स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये मान लेते हैं ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारी हिंदी क्या से शुरू है, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तब हमारी अंग्रेजी सहायक क्रिया से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद देखो ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बस हमारा यहां से हेल्पिंग वर्ब उठा के रख देंगे आगे। सेम स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी हेल्पिंग वर्ब यहां से चला गया आगे तो सब्जेक्ट आ गया इसके जगह पे। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये तो रहा हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू रहता है, ठीक है। और दूसरा हमारा सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन वर्ड वाला आता है, जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है या तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देते हैं लिखते समय इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड है ना, यानी वो प्रश्नवाचक शब्द, जैसे हु हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, तो वो सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर हमारी ये हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू रहती है उसकी लग जाती है, यानी ज्यादा अंतर नहीं होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सेम यही स्ट्रक्चर होता है, बस उसके पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसमें भी लास्ट में रहता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का बनेगा, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव सेंटेंस करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। अब इसके बाद एक सेंटेंस और आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम उस सेंटेंस को भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। ज्यादा अंतर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, इंट्रोगेटिव का ही सेम स्ट्रक्चर होता है, यानी जो हमारी इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है वही इंट्रोगेटिव निगेटिव की रहती है, बस नॉट का यूज कर देते हैं उसमें। अब वो नॉट का यूज करते कहां पे हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और उसे नकारात्मक रूप से, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हैं, इसलिए यहां पर भी दो प्रकार के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मान लीजिए ए, यानी जो ये स्ट्रक्चर है सेम यही स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव की, ठीक है दोस्तों। सेम स्ट्रक्चर यही होगा, बस हम नॉट का यूज कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है दोस्तों। यानी सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद चूंकि हमने बोला था नॉट लगाने के लिए तो नॉट लगा देंगे, फिर ज्यों का त्यों स्ट्रक्चर वही होता है, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में इसमें भी क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों समझते हैं अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर। तो आइए समझते हैं, सेम स्ट्रक्चर इसमें भी यही रहेगा, बस हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। यानी सबसे पहले लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, और इसमें भी लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आशा करता हूं कि स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो, यानी एक स्ट्रक्चर अच्छे से माइंड कर लो। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेम उसी पे सब कुछ है, बस थोड़ा सा निगेटिव में नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आ जाता है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस एक अच्छे से समझने की देर है। तो आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, और टेंस शुरू करेंगे और उसमें सबसे पहले हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।